everyone. So today we are discussing the next chapter, alternative centers of power. As we know, after the Cold War, there is a disintegration of Russia in 1991. Not Russia, it's a USSR. ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है कि USSR के अलावा, USSR और USA के अलावा कौन कौन सी ऐसी अल्टरनेटिव पावर्स थी. अल्टरनेटिव पावर्स इन द सेंस जो US और USSR जितनी पावरफुल हो. ठीक है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. सो यस, हम ये कह सकते हैं यूएसए के अलावा भी पावर्स थी लाइक यूरोपियन यूनियन, जिसका जो हम ये कह सकते हैं जिसकी स्टैब्लिशमेंट और जिसका प्रोसेस एक एज अ ऑर्गेनाइजेशन बनने का थ्रू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही हुआ. ठीक है, कैसे? आप सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जहां पे लड़ा गया था, वो जो टेरिटरी थी दैट वाज होल नोन एज अ यूरोपियन. ठीक है, तो वो कहाँ हुई थी? बेसिकली जो बेस कैंप्स बनाए गए थे वो क्या हुआ था? यूरोप में हुआ था. तो अब जिस कंट्री में जहाँ पे वॉर हो रहा है वो कंट्री तो तहस नहस हो जाएगी. और यूरोप बेसिकली यूके और किसकी साइड था? एलाइड ग्रुप के साइड पे था. तो ये लोग क्या कर रहे थे? यूरोप को एज अ बेस यूज कर रहे थे. तो यूरोप को अगर बेस यूज कर रहे थे, इफ यू आर यूजिंग समथिंग, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड एंड द बैड डैमेज ऑफ देयर्स. ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, यूएस के प्रेसिडेंट. सो जब हम लोग आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएस प्रेसिडेंट क्या करते हैं? यूरोप की इकोनॉमी और मतलब पूरा डेवलपमेंट के लिए वो क्या करते हैं? कुछ डॉक्ट्राइन्स निकालते हैं, कुछ एड प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से फिर वो यूरोपियन यूनियन कैसे बना, इस दौर तक का सफर उसने कैसे तय किया, वो हम देखेंगे. तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या था? एक डॉक्ट्रिन थी जो कि यूएस के प्रेसिडेंट ने किसके लिए बनवाई थी? यूरोप के लिए, फॉर द मोरल एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट. ठीक है, वो कब बनवाई थी? 1948 में, 1947. उसके बाद एक मार्शल प्लान भी आता है. ठीक है, इस डॉक्ट्रिन के बाद एक मार्शल प्लान आता है जो कि अमेरिकन सेक्रेटरी ने बनवाया था. ठीक है, जो कि अमेरिकन सेक्रेटरी ने ही फॉर्मुलेट किया था 1947 में. ये भी किस चीज के लिए था? रिहैबिलिटेशन ऑफ यूरोप. ठीक है, उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक, क्योंकि हमें क्या करना है? इकोनॉमिकली भी उसको डेवलप कराना है, सोशली भी उसे डेवलप कराना है, पॉलिटिकली भी डेवलप कराना है. उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है OEEC. ठीक है, तो वो कैसी है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक. वो किस चीज के लिए होती है? कोऑर्डिनेट. जो भी मार्शल प्लान बनाया, अगर आप कोई प्लान बनाते हो तो उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं. तो जो मार्शल प्लान बनाया था उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए वी आर यूजिंग OEE. ठीक है, तो यूरोपियन इकोनॉमिक जो एड थी जो हमें मिलने वाली थी अंडर द मार्शल प्लान, वो किसके द्वारा मिली? इस OEE के. ठीक है, फिर क्या हुआ? यूरोप इतना स्टैब्लिश होने लगा कि उसने एक काउंसिल बना ली. ठीक है, द काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में उसने एक काउंसिल बना ली. जितनी भी, इस काउंसिल का मकसद ये था कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, हम उसमें क्या करेंगे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो टैक्सेस लगते थे, दे ऑल द कस्टम्स शुड बी रिमूव्ड. ठीक है, तो हमने क्या किया? एक काउंसिल बनाई जिसके तहत हमने बोला कि ऑल द यूरोपियन कंट्रीज आर एक्सक्लूडिंग द कस्टम्स. जब हम ट्रेड करते हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो कस्टम लगता है, वी आर एक्सक्लूडिंग ऑल द कस्टम्स. ठीक है, उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये लोग क्या होते हैं? एक साथ आ जाते हैं. और वही चीज थी यहाँ पे भी, वही जो कस्टम वाली बात थी, वो एबॉलिशन की बात होती है. तो ये आप ये सोच सकते हो कि 1947 से जो सपोर्ट हमें यूएस से मिल रहा था, उस सपोर्ट को हमने इतना अच्छे से लिया जिसके तहत हम क्या बना लिया? एक हमने यूरोपियन यूनियन बना ली 1992 में बाय साइनिंग द maastricht ट्रीटी. ठीक है, तो ये maastricht ट्रीटी को हमने साइन किया और हमारी क्या बन गई? यूरोपियन यूनियन. सो दिस इज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन विच इज नोन एज अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. सो नाउ वी डिस्कस द फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. ठीक है, जिस तरीके से 1947 से 1992 तक का जो सफर रहा, जिसमें यूएस का बहुत बड़ा हाथ रहा, धीरे धीरे काउंसिल्स बनते रहे. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस बनती रही फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट. आफ्टर दैट देयर इज अ फीचर्स. ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं?
तो फीचर्स हम ये देख सकते हैं, और ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स कैसे हो सकते हैं, तीन टर्म्स में ही हो सकते हैं ना, और क्या ही लोगे, इकोनॉमिकली वो कैसी है, पॉलिटिकली वो कैसी है, और कल्चरली वो कैसी है, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो यूरोपियन यूनियन आफ्टर द यूएस पोजेस द हाईएस्ट पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इन व्हाट सेंस, हम ये पहली बात बोल सकते हैं कि सिंगल मार्केट है। अभी जो ब्रिक एग्जिट वाली जो बात हुई थी कि ब्रिटेन की जो एग्जिट हो गया था, उस चीज को छोड़ दे, वहां से हम लगता है कि हाँ यूरोपियन यूनियन क्या कि थोड़ा सा मतलब लाइट हो गया, ठीक है। अदरवाइज इसका क्या है, यूरोपियन कंट्रीज कितनी ज्यादा पावरफुल और रिच कंट्रीज हैं, और इनके बीच में जितना भी ट्रेड हो रहा है वो विदाउट द कस्टम्स हो रहा है। तो ये क्या है, एक होल सिंगल मार्केट है, ठीक है, जो कि इसके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जीडीपी क्या है, ट्रिलियंस में है, ठीक है, और इट इज स्लाइटली लार्जर, ठीक है, थोड़ा सा ही है। यूएस की इकोनॉमी को ये आराम से ओवरकम कर सकती है, सिर्फ बिल्कुल मतलब एक स्लाइटली माइनर जो है वो चेंजेस हैं उसमें। सिंगल करेंसी यूरो, डॉलर को अगर कोई चीज टक्कर दे सकते हैं तो वो है आपका यूरो कब आया, जैन 2002 में आया। इफ हम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल इम्पैक्ट, क्यों नहीं है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो आप यूएन को याद कर लो, और यूएन में जहां यूएस के पास सिर्फ एक वीटो पावर है, यूरोपियन कंट्रीज की इतनी सारी चीजें हैं, ब्रिटेन एंड द फ्रांस, दे बोथ आर हैविंग दैट स्पेशल वीटो पावर। दोनों ही क्या है, परमानेंट मेंबर हैं, किसका, यूएन का। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि पोजेस करती हैं नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स, ठीक है, जो जनरल असेंबली वाली चीज होती है। तो यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस दे सकते हो इसका यूएन में, ठीक है। उसके बाद अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें तो ऐसा लाइक नाटो और वॉर्सो, ऐसा कोई इनका एक अलग से मिलिट्री अलायंस नहीं है, बट स्टिल दे आर पोजेसिंग द लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे इसके जो मेंबर्स हैं वो किसी ना किसी के पार्ट हैं। सो नाउ दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो अब हमारे पास आफ्टर यूरोप यूनियन एक और अल्टरनेटिव पावर आता है, वो आता है आसियान, ठीक है। हम उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये जितनी भी एशियन जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो कंट्रीज थी, दे आर कमिंग टुगेदर फॉर द इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि दे आर 10 स्टेट्स, ठीक है, 10 कंट्रीज विच ज्वाइन द आसियान, और ये 1967 में बनता है। ये कुछ नाम्स हैं, ठीक है, और इसको हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं राइस की जो स्टिक्स होती थी उसका जो फ्लैग है वो इस तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का मैंने आपको नहीं बताया, दे आर 12 मेंबर्स, और वो किस चीज से दर्शाते थे, हमारा जो स्टार्स होते थे ना, और उनका जो कलर होता था वो पर्पलिश होता है, और वो 10 स्टार्स उस पर बने होते हैं, वो उनका एक फ्लैग होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे उनका जो है वो कुछ ऐसे करके, जो कि आपकी 10 राइज स्टिक्स को दर्शाता है इस चीज के लिए। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती है तो वो क्यों आती है, वो अपने डेवलपमेंट के लिए आती है। अच्छा, हम लोग इस चीज का पार्ट क्यों बने, हमारे ये जो इतने सारे लोग थे ये साथ में क्यों आए, क्योंकि एक ही कॉन्टिनेंट में रहने के बावजूद ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा ऑलमोस्ट जो कल्चर होगा वो सेम होगा। तो सेम कल्चर और हमारा जो टैरिफ वगैरह है वो भी हम लोग क्या कर सके, बचा सके। तो आपको पता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई इंसान आता है या फिर कोई कंट्री आती है, सो दे आर कमिंग फॉर देयर बेनिफिट्स, ताकि हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। सो यही हमारी आसियान की जो स्टोरी रही या फिर हिस्ट्री रही। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव टू अपहोल्ड द इकोनॉमिक, और सबसे पहली बात देखो, जब पेपर आता है ना तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या चीजें लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, एक इंसान अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है तो वो किस बिहाफ पे करेगा, वो मोटिव कभी भी किसी का चेंज नहीं हो सकता, वेदर इट इज अ रिच और पुअर एनीथिंग। तो इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहली मजबूती ये होती है कि टू ग्रो, अगर मैं कोई चीज कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, टू ग्रो। तो पहला पॉइंट अपने आप बन जाएगा, टू प्रमोट द एग्रीकल्चर, टू प्रमोट दैट कल्चरलिटी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कल्चर को प्रमोट करना है। सोशली प्रोग्रेस किसको कराना है, खुद को कराना है। इकोनॉमिकली क्या करना है, ग्रो करना है। फिर टू मेंटेन दैट कॉर्पोरेशन,
टू अपहोल्ड द सोवेनिटी। अगर हम एक ही साथ में रहते हैं और बहुत सारे जो देश हैं वो आपस में रहते हैं तो हमें उनकी क्या करनी है, सोवेनिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ऑब्जेक्टिव नॉट अ पर्टिकुलर एशियन, हम किसी के लिए भी लिख सकते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक हमारा छोटा सा एक आता है एशियन वे या फिर आसियान वे। क्या है ये? दिस इज नथिंग, इट्स अ वे टू कन्फ्रंट और इंटरेक्ट। हम इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यूएनओ का इंटरेक्शन कैसे होता है? यूएनओ का इंटरेक्शन ऐसे होता है कि आपको कहाँ जाना पड़ता है, यूएनओ जाना पड़ता है, वहां पे आपकी मीटिंग होती है फेस टू फेस। लेकिन आसियान एक ऐसा है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बिलीव रखता है। यू कैन बी सेटल डाउन इन योर कंट्री एंड हैव दैट वर्चुअल मीटिंग विद योर अदर मेंबर्स। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना पड़ता है। दिस इज अ नॉन फॉर्मल, ठीक है, इट्स अ इनफॉर्मल कन्फ्रंटेशन और हम कह सकते हैं इंटरेक्शन विद द अदर मेंबर्स। तो ये होता है हमारा आसियान वे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस, ये किस किस डायमेंशंस पे है? तो हमारा जो फर्स्ट डायमेंशन है दैट सिक्योरिटी कम्युनिटी। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हूं तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों में, अच्छा हम अकेले रहते हैं तो हमें डर लगता है, जब हम सबके साथ रहते हैं तो हमें वो यूनिटी का एहसास होता है। सो फॉर अपहोल्डिंग दैट न्यूट्रलिटी, यूनिटी और बहुत सारी चीजें, फॉर द ग्रोइंग, मतलब हम ये बता सकते हैं कि सिक्योरिटी कम्युनिटी हम क्यों ज्वाइन करते हैं, एक न्यूट्रलिटी बनी रहे ताकि मैं अपने आप को भिन्न या फिर आइसोलेटेड महसूस ना करा पाऊँ, मेरा कल्चर डेवलप होता रहे और मेरी जो सोवेनिटी है वो बनी रहे, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो क्या है? फ्री ट्रेड एरिया। यहाँ पे हमने क्या किया है, आसियान ने, जैसे यूरोपियन यूनियंस ने क्या किया था, द काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया था जिसके तहत सारे के सारे कस्टम्स को हटा दिया गया था, ठीक है। इसी तरीके से फ्री ट्रेड एरिया को ज्वाइन करके इन सारी कंट्रीज में ये एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ टैरिफ। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फ्री फ्रॉम द टैरिफ हो सकता है। तो ये सबसे बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि आपकी आधे से ज्यादा फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाती हैं फ्री ट्रेड एरियाज के लिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे पे बिलीव कर सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, लेबर, मैं इस कंट्री में से किसी भी कंट्री से लेबर उठा सकती हूँ फॉर माई ग्रोथ। तो ये क्या है, ये बहुत अच्छी बात है। हमें यहाँ की सर्विसेज फ्री मिल सकती हैं। अगर आज इंडिया यूएस का पार्ट होती तो जिस तरीके से यूएसएसआर जो रशिया है आज हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, उसी तरीके से आई थिंक यूएसए हमें बहुत सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करा रहा होता है क्योंकि हम उसके पार्ट होते, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें सर्विसेज फ्री मिल सकती हैं। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एशियन विजन, अगर हम एशियन विजन की बात करें तो इसका एशियन विजन क्या था कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम 2020 तक क्या बनाएंगे, एशियन को विजन बनाएंगे, ठीक है। क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेके जाएंगे। ये सबसे बड़ा 2022 तक का क्लेम था कि हम क्या बनाएंगे, आसियान को एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बना देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके जो मैंने आपको मेंबर्स बता दिए, ये इसके मेंबर्स थे। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग विद द two organization, your European Union and the ASEAN. Then after this we are just discussing the last thing which is the India and China relations and the problems, ठीक है। ये अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। So the next thing is that after these two organizations let's have a brief intro of the China, ठीक है। क्योंकि after the Second World War इंडिया जो था ना वो एकदम से डिकोलोनाइज हुआ है, तो शायद वो इतनी ज्यादा क्या कहते हैं परफेक्ट नहीं है। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जो चाइना था, हम वो देख सकते हैं कि वो अल्टरनेटिव पावर में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि हाँ हम उसे एज अ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर ले सकते हैं, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन और आसियान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम उसका थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। चाइना में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है। धीरे धीरे उसकी भी जो स्थिति थी वो इतनी बैकवर्ड हो गई थी जिसका कोई हिसाब नहीं। और 1971 में क्या होता है, रशिया जो था
रशिया जो था उसने इंडिया के साथ ट्रीटी साइन कर ली थी, वैसे चाइना रशिया को अपना बहुत बड़ा लाइक सपोर्टर और इंस्पिरेशन मांगता था। उससे क्या होता है, यहाँ पे चाइना जो है वो बन जाता है परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। 1971 में ये बहुत बड़ा स्टेप लिया जाता है और ही इज बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस थिंग प्रोवाइड दैट पावर टू द चाइना, ठीक है, जो कि एक अल्टरनेटिव पावर बनने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम बोलें कि इंडिया अल्टरनेटिव पावर्स में क्यों नहीं बन पा रही है, बिकॉज ऑफ दिस लैकनेस ऑफ पॉलिटिकल थिंग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 4 मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे 4 मॉडर्नाइजेशन हुए थे, जिसमें हम एग्रीकल्चर को ले सकते हैं, इंडस्ट्री को ले सकते हैं, मिलिट्री को ले सकते हैं, और हमारी जो सोशल एरियाज की बात हो रही थी वो भी चीज़ हम ले सकते हैं। तो ये क्या था, 1973 में एग्रीकल्चर के ऊपर खासकर ध्यान दिया गया था, इंडस्ट्रीज देखी गई थी। तो इसी तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, ठीक है। तो हम मॉडर्नाइजेशन में लिख सकते हैं एग्रीकल्चर, इससे मतलब हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको, इंडस्ट्री हो जाएगा हमारा, ठीक है, मिलिट्री और हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसने अपने आप को इन सारे एराज में बढ़ाना स्टार्ट करा 1973 में। सबसे पहले 1971 में सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है। उसके बाद वो अपने आप को ग्रो करने के लिए ये 4 चीजों में क्या करता है, डेवलपमेंट लेके आता है। फिर ये क्या करता है, अभी तक ये क्या था, सोशलिज्म वाली कम्युनिस्ट वाली चीजें थी कि नहीं, एवरीथिंग इज अंडर द गवर्नमेंट, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा और ब्रॉड होता है, ये डोर ओपन कर देता है, ओपन डोर पॉलिसी की, ये और कंट्रीज को अपने यहाँ आने देता है, सो डैट हमें क्या मिले, एक डेवलपमेंट मिले। जब आपके यहाँ कोई आएगा तो वो अपना कल्चर लेके आएगा, आपसे भी कुछ सीखेगा और आपको भी कुछ सिखाएगा। तो इसी तरीके से इसने ओपन डोर पॉलिसी को निकाला। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हमने यूरोपियन यूनियन में काउंसिल वाली चीज देखी थी कि टैरिफ्स को हटा दिया गया था, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्होंने क्या करा था, कस्टम वाली चीजों को हटा दिया था, ठीक है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, क्योंकि एज दिस इज अ कम्युनिस्ट कंट्री एवरीथिंग इज अंडर दी गवर्नमेंट, बट यहाँ पे क्या हुआ, इसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर दिया, जिसके तहत लोग काफी अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए। अगर हम यहीं पे इसका रिजल्ट देखें कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इसने लाई थी उससे क्या होता है, डेवलपमेंट मिलता है, हद थोड़ा सा मिलता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है। आप लिख सकते हैं आराम से कि यहाँ पे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब सरकार नहीं है जो सबको बराबरी हक से देखेगी, अब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ चुका है, लोग अपने हिसाब से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। माफिया, सो कॉल्ड माफिया इज करप्शन स्टार्ट राइजिंग हियर, देन योर इनइक्वालिटी बिटवीन द पीपल स्टेटस, बिटवीन पीपल, लोग पुअर और रिच वाली चीजों में बढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ पे हमारी ये चीज खत्म होती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंडो चाइना रिलेशंस, ठीक है। अब इंडो चाइना रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले चाइना इज अ नेबर, ठीक है, नेबरिंग कंट्री है, तो हमारे उसके साथ कैसे रिलेशंस रहे, तो काफी हद तक अगर हम बात करें टिल 1950 तक हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जो रिलेशन खराब होते हैं वो 1949 में खराब होते हैं, जब हम लोग बॉर्डर इशू की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान को जो बांटती है उस लाइन का क्या नाम है, POK, या फिर हम बोल सकते हैं एक रेड क्लिफ है, ठीक है, और उसके अलावा हमारी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी तरीके से इंडिया और चाइना में जो एक लाइन होती है वो होती है हमारी मैक मोहन लाइन, ठीक है, आपको इस तरीके से। तो इसके ऊपर क्या था, ये चीज हमने पिछले वाले चैप्टर में भी डिस्कस करा था कि जब ब्रिटिशर्स जाते हैं ना तो वो अपने अकॉर्डिंगली रूल करने के लिए जो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट और कंट्री थे वो अपने हिसाब से मर्ज कर रहे थे। तो यहाँ पे जब वो चले जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्प्यूट आता है कि सम पार्ट ऑफ द इंडिया इज कमिंग अंडर द चाइना, और चाइना बोलते थे कि नहीं ये मेरा पार्ट है, आई विल नॉट रिटर्न यू द बैक।
तो इस तरीके से ये बॉर्डर इशू थे। तो वहां पे फिर क्या करा गया, मैक-मोहन लाइन को बनाया गया कि दिस इज द लिमिट, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारे तिब्बत इशू। तिब्बत जो है वो एक कंट्री है, हम सब जानते हैं, लेकिन आज के दौर में तिब्बत का जो रूलिंग है वो कहाँ से होता है, धर्मशाला से होता है, हमारे इंडिया से होता है। किस तरीके से, जिस तरीके से 1950 में क्या होता है, चाइना इज ओवरटेकिंग, ठीक है। तो हमें पता है कि तिब्बत जो है एक बुद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन 1950 में क्या होता है कि चाइना है ना टुक ओवर तिब्बत। तो वहां के तिब्बत के लोग बहुत परेशान होते हैं और दे नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ चाइना। तो चाइना के जो वहां के स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, वो क्या करते हैं ड्यूरिंग द 1954 जब एक पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, तो दलाई लामा इंडिया आते हैं, ठीक है। तो जब वो इंडिया आते हैं तो वो ये सारी चीजें नेहरू को बताते हैं और वो बोलते हैं कि वी नेवर वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ तिब्बत, ओ सॉरी चाइना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वी विल हेल्प यू। तो 1950 में जब जो चाइना है उसने टुक ओवर किया, तो 1954 में दलाई लामा नेहरू जी से कहते हैं कि क्या आप हमें अपने हिंदुस्तान में असाइलम प्रोवाइड कराएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आ जाइए। तो बहुत सारे लीडर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर्स दलाई लामा के साथ यहाँ आ जाते हैं और वो कहाँ रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, ठीक है। आप आज भी वो मैक्लोडगंज नाम से चीज़ फेमस है, जहाँ पे जो स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा वो वहाँ पे रहते हैं और वो वहीं से अपनी सरकार चलाते हैं तिब्बत में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, चाइना इंडिया से खफा हो जाता है कि हाउ डेयर टू जस्ट प्रोवाइडेड असाइलम टू द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बत। तो यहाँ से ये इतना डिस्प्यूट चलता है जिसका हमें रिजल्ट भुगतना पड़ता है 1962 की वॉर में। 1962 24 अक्टूबर 1962, किसी को नहीं पता था, एवरीथिंग वाज गोइंग सो फाइन, लोग आराम से चिल कर रहे थे और एकदम से एक सडन अटैक होता है जो कि एक हफ्ते तक बहुत बुरी तरीके से चलता है एंड द इंडियन आर्मी आर नॉट रेडी टू फाइट दैट वॉर। और वो कौन करता है, चाइना। और जब ये वॉर होती है, जब ये अटैक होता है, इट वाज सो सडन कि हमारा नीफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फ्रंटियर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो होता है वो कहाँ चला जाता है, चाइना के अंडर में चला जाता है। अक्षय चिन्ह जिसे हम आज जानते हैं, तो वो जो पार्ट था वो कहाँ चला जाता है, चाइना के अंडर में चला जाता है। और अभी भी उसी के लिए हम लोग लड़ते हैं चाइना से, जब भी लड़ते हैं। तो डेट वॉज सो सडन, यहाँ से हमारे रिलेशंस क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद इसी चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए 1954 में जब हम लोग 1954 में जब दलाई लामा को, नहीं वो तो उसके बाद होता है, 1954 में हम ऐसे एक पंचशील ट्रीटी साइन करते हैं जिसका स्लोगन होता है हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। वो बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला एक वो चीज़ होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आफ्टर 1954 जब हम उन्हें असाइलम प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद से बहुत सारे डिस्प्यूट्स आने लगते हैं। 1988 में राजीव गांधी चाइना जाते हैं और उस चीज़ को फिर से रिलैक्स करते हैं और म्यूचुअली बायलैटरल एग्रीमेंट होता है। और मतलब रिलेशंस फिर वैसे नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ स्टेबल है, हम ये कह सकते हैं। सो दिस इज द होल हिस्ट्री ऑफ द चाइना एंड इंडिया रिलेशंस। और इसके बाद हम 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।